नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। सांसदों ने आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद और अन्य सांसदों ने सदन के सेंट्रल हॉल में राजेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजेंद्र बाबू के जीवन पर आधारित हिंदी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान बुरेवी के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने बताया कि इन दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की कई टीमें पहले से ही तैनात हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें दिव्यांग जनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि दिव्यांग जनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वर्ष के संदेश बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स डिसेबिलिटी के अंतर्गत विश्व कोविड-19 के बाद सुगम और सतत अवसर उपलब्ध कराने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रति वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं और भारत को विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए काम करें। कल नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 55वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के हालात से निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाद में वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने पिछले सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया। सम्मेलन के दौरान एक सत्र में वामपंथी उग्रवाद के खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से की गई पहलों पर भी विचार विमर्श हुआ ताकि इससे प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सके।
साथ ही वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में कोरोना महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका और सुरक्षा नियमों को लागू करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा हुई। ये सुझाव भी दिया गया कि आपदा की विभिन्न परिस्थितियों के लिए किस तरीके की मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाए। पहली बार खुफिया ब्यूरो की ओर से इस तरह के सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 50 बहादुर पुलिस कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया और उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की वसूली लगातार दूसरे माह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही है। नवंबर में जीएसटी की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% वृद्धि हुई। देश में पिछले 3 महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। कोविड के विरुद्ध अपनी लड़ाई में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगातार 26वें दिन नए दैनिक मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की गई है। गत 24 घंटों में 35,500 नए पुष्ट मामलों की खबर है, जबकि लगभग 41,000 रोगी इसी समयावधि में स्वस्थ हुए हैं। लगभग 90 लाख की संचयी रिकवरी के साथ राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 94.11% हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से 20 गुना अधिक है। देश में एक्टिव मामलों में फिर से कमी आई है और 4.5% से ये कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसके अनुरूप मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हुई है, जो 1.45% है। गत 24 घंटों में 526 रोगियों की मृत्यु हुई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित ये कार्यबल इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने के बारे में कल आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री ने ये निर्णय लिया। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे, भारतीय प्रबंध संस्थानों के निदेशक, शिक्षाविद और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। अमेरिकी संसद की एक प्रमुख समिति ने कहा है कि जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुई झड़पों की साजिश चीन ने रची थी। अमेरिका चीन आर्थिक और रक्षा संबंधी समीक्षा आयोग की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस बात के सबूत हैं कि चीन सरकार ने गलवान की घटना की योजना बनाई थी, क्योंकि चीन अपने पड़ोसियों पर दबाव डालने का अभियान चला रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपग्रह से प्राप्त चित्रों में गलवान में बड़े स्तर पर चीनी तैयारी देखी जा सकती है। इन चित्रों में झड़प से 1 सप्ताह पहले 1000 चीनी सैनिकों की मौजूदगी भी दिखाई गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 15 जून को हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस घटना में चीनी सैनिक की भी जान गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने जापान से लेकर भारत तक और अधिकतर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के फौजी या अर्धसैनिक बलों को उकसाने समेत अपने पड़ोसियों के खिलाफ दादागिरी का अभियान कई स्तरों पर शुरू किया था। अमेरिका चीन आर्थिक और रक्षा संबंधी समीक्षा आयोग का गठन सन 2000 में किया गया था। इसका काम चीन और अमेरिका के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार संबंधी मुद्दों की पड़ताल करना है।
ये आयोग अमेरिकी संसद को चीन के विरुद्ध विधायी और प्रशासनिक कार्रवाइयों के बारे में सुझाव भी देता है। इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका उत्पादन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड के स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि ये टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके का विकास अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोटेक ने मिलकर किया है। उम्मीद है कि इस वर्ष कंपनी 5 करोड़ और अगले वर्ष 1 अरब 30 करोड़ टीके का उत्पादन करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से भारत एक ऐसा देश है जहां 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की कमी हुई। 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में मलेरिया के रोगियों की संख्या 27.6% तक घटी है। वर्ष 2019 में ये 2018 की तुलना में 18.4% तक कम हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए अब आप मुनीश शर्मा से सुनिए समाचार पत्रों से। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली चौथे दौर की बैठक पर टिकी उम्मीदें दैनिक जागरण समेत सभी अखबारों की प्रमुख खबर रही। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, किसानों को मनाने की कोशिशें तेज, किसानों ने बढ़ाया दबाव, बोले संसद सत्र बुलाकर रद्द कर दें कृषि कानून। दैनिक भास्कर ने बताया है, वार्ता से पहले आज पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमर उजाला ने अमेरिकी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का दावा प्रकाशित किया है, चीनी सरकार ने रची थी गलवान हिंसा की साजिश। और नवभारत टाइम्स की खबर है, चीन ने कई साल बाद भारत से खरीदा चावल। वजह ये, जिन देशों से चीन अभी तक चावल खरीदता था उनके मुकाबले भारत में चावल सस्ता। दैनिक जागरण ने बताया, अमेरिकी अदालत ने H-1B वीजा पर नए प्रतिबंधों को किया खारिज। भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में कार्यरत आईटी कंपनियों को बहुत बड़ी राहत। राजस्थान पत्रिका के अनुसार गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे मुख्य अतिथि। इंतजार खत्म, ब्रिटेन रूस में टीके लगाने का काम अगले सप्ताह से हो जाएगा शुरू। और राजस्थान पत्रिका लिखता है, फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी, स्पुतनिक वी को रूस में। हिंदुस्तान कहता है, ओडिशा सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR जांच की कीमत 1200 रुपये से घटाकर 400 रुपये की। और महिलाओं तथा न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश CS कर्णन की गिरफ्तारी की खबर जनसत्ता सहित कई अखबारों ने दी है। हिंदुस्तान ने उच्चतम न्यायालय का निर्देश शीर्षक से लिखा है, थानों, CBI, प्रवर्तन निदेशालय, NIA दफ्तरों में CCTV कैमरे लगाए, अब सरकार और रिकॉर्डिंग 18 महीने तक रखे सुरक्षित। अमर उजाला ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के हवाले से लिखा है, 2021 में बोर्ड परीक्षा लिखित में ही होंगी। इसके अलावा दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अनेक हिंदी समाचार पत्रों ने विभिन्न मुद्दों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। पंजाब केसरी अपने संपादकीय में कहता है, भारतीय जनता पार्टी संघ काल से ही एक राष्ट्र, एक संविधान और एक ध्वज के मुद्दे को लेकर संघर्ष करती आई है और इसी मुद्दे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में बलिदान दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाकर अपना संकल्प पूरा किया है। अब जम्मू कश्मीर में एक संविधान और एक ध्वज लागू हो चुका है, तो नरेंद्र मोदी सरकार किसी दूसरे राज्य में अलग ध्वज और अलग संविधान की मांग कैसे स्वीकार कर सकती है। नागालैंड का संगठन NSCN-IM पिछले 23 वर्षों से केंद्र के साथ अब अलग नागा ध्वज और अलग संविधान पर बातचीत कर रहा है ताकि भारत नागा मुद्दे का समाधान हो सके। नागालैंड के 58वें राज्य दिवस पर राज्यपाल RN रवि ने
एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारत में केवल एक राष्ट्रीय ध्वज और संविधान होगा। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। नागालैंड समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र की तरफ से वार्ताकार रहे RN रवि ने कहा कि हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं। आज लिया गया सही निर्णय हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की नियति को तय करेगा। भारत सरकार ने देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर किसी के साथ बहुत कम बातचीत की है। इस महान राष्ट्र को विभाजित करने वाले किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि बंदूकों के साए में उग्रवादी समूह के साथ अंतहीन बातचीत तो मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ विद्रोही संगठन NSCN-IM एक अलग ध्वज और अलग संविधान की मांग पर ही अड़ा हुआ है। इससे नागालैंड समस्या का समाधान करने के लिए शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत अब तकरार में बदलती दिखाई देती है। NSCN-IM लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि समझौते में असम, अरुणाचल और मणिपुर में पड़ने वाले पारंपरिक नागा इलाकों को मिलाकर ग्रेटर नागालिम बनाया जाए। केंद्र पहले कह चुका है कि इन तीनों राज्यों के किसी भी इलाके को ग्रेटर नागालिम में शामिल नहीं किया जाएगा। दशकों पुरानी अलगाववाद की समस्या से निपटने के लिए विद्रोही संगठन और केंद्र की सरकारों में कई बार बातचीत हो चुकी है। ये वार्ताएं देश में भी हुई, विदेश में भी। भारत सरकार और NSCN-IM के बीच 1997 में युद्ध विराम हुआ था और तब से शांति प्रक्रिया जारी है। हालांकि इसमें कई बार गंभीर मतभेद उभरे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादी गुटों के बीच युद्ध विराम से पहले हुए संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए थे। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 गुट थे, NSCN-IM, NSCN खापलांग और NSCN यूनिफिकेशन। नाम पर न जाएं क्योंकि इनका मकसद तो नगा समर्थन बताया जाता रहा है, लेकिन प्रभावशाली NSCN-IM ने दोनों आम प्रतिद्वंद्वी गुटों के लोगों को मारने में भी कभी संकोच नहीं किया था। अखबार कहता है कि विद्रोही गुटों को लोगों की आवाज सुननी और समझनी चाहिए और सच्ची लोकतांत्रिक भावना से उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। नागालैंड रक्तपात की राजनीति पर शांति की राजनीति की विजय का परिणाम है। अखबार कहता है एक ही रास्ता बचा है, बचे कुछ अलगाववादी संगठन राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ें और संविधान के दायरे में समाधान तलाशें। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से। हम ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से बोल रहे हैं। सामयिक वार्ता। विषय संयुक्त अरब अमारात के साथ भारत के मजबूत संबंध। आलेख JNU से प्रोफेसर PR कुमारस्वामी का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 3 दिसंबर 2020 के लिए। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर की संयुक्त अरब अमारात की 2 दिवसीय यात्रा कोविड-19 के बाद के सामान्य समय के लिए भारतीय सामरिक नीति का हिस्सा है। भारत और अमारात के आपसी संबंधों का बढ़ता अच्छा पहलू उस समय सामने आया जब विदेश मंत्री ने अबू धाबी के युवराज और संयुक्त अरब अमारात के वास्तविक शाह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमारात खाड़ीय क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है। भारतीय नागरिकों का ध्यान रखने के लिए भारत की ओर से अमारात के प्रयासों की सराहना करने के अतिरिक्त दोनों नेताओं ने परस्पर हितों वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने अमारात के अपने समकक्ष के साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा, अवसंरचना, व्यापक सामरिक साझेदारी की समीक्षा के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी चर्चा की तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। पिछले साल कार्यभार संभालने के बाद से भारत के विदेश मंत्री की संयुक्त अरब अमारात की ये पहली यात्रा थी। कोविड-19 महामारी की वजह से फरवरी मध्य से विदेश यात्राएं धीरे धीरे रोक दी गई थीं। सितंबर की शुरुआत में सीमित विदेश यात्राएं आरंभ किए जाने के बाद से ये विदेश मंत्री की तीसरी विदेश यात्रा थी।
इससे पहले वे रूस तथा जापान की यात्रा पर गए थे। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमारात नेतृत्व के साथ बात करके कोविड संबंधी गतिविधियों का संयोजन किया था। 15 अगस्त को अमारात और इजरायली संबंधों के सामान्य होने की घोषणा के एक दिन बाद संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री अब्दुल बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने डॉक्टर जयशंकर को फोन पर घटनाक्रम की जानकारी दी थी। भारत के विदेश मंत्री ने अमारात में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी इंटरनेट के माध्यम से संवाद स्थापित किया। खाड़ी प्रवास के मामले में बढ़ती अनिश्चितताओं की वजह से साल 2014 से ये मुलाकात एक तरह का नियम बन गई है। जैसा कि मंत्रालय ने भी कहा है कि कोविड महामारी समाप्त हो जाने के बाद भारतीय कामगारों द्वारा अपनी नौकरियां फिर से शुरू करना भारतीय एजेंडे की प्राथमिकता है। 15 सितंबर तक भारत 1.38 मिलियन नागरिकों को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत वापस लेकर आया है, जिनमें 4,57,596 नागरिक संयुक्त अरब अमारात से ही हैं। वर्तमान समय में संयुक्त अरब अमारात में 30 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। भारत से बाहर रहने वाला ये सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है। इस तरह विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किए। बचावकारी टीके से जुड़ी कई अच्छी खबरों के साथ ही भारत फिर से जनजीवन सामान्य करने की ओर लौट रहा है और साथ ही प्रवासी खाड़ी क्षेत्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक मंदी की वजह से खाड़ी अरब देशों से लगभग 10 लाख भारतीय वापस आ गए थे। वर्ष 2019 में 80 लाख से ज्यादा भारतीय वहां थे। कोविड-19 की वजह से इस क्षेत्र में सालाना नए कामगार भी नहीं जा सके, जबकि दूसरे देशों में जाने वाले श्रमिकों के लिए अमारात मुख्य क्षेत्र है। भारत की आर्थिक बहाली में भी दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार अहम भूमिका निभाता है। महामारी प्रभाव से पहले 59.9 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ संयुक्त अरब अमारात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली काफी हद तक भारत और अमारात के द्विपक्षीय व्यापार पर टिकी है। हालांकि इसकी विस्तृत व्याख्या थोड़ी पेचीदा है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर की यात्रा के दौरान हुई चर्चा से कुछ संभावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री जो बाइडेन को चुनावों में मिली जीत से ईरान के साथ अमेरिका की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ने की आशा जग गई है और साथ ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने की भी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा निरस्त किए गए परमाणु समझौते की अपने आप बहाली से संयुक्त अरब अमारात और इसके निकटतम साथी सऊदी अरब पर सुरक्षा संबंधी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यमन में इसके सैन्य अभियान की कम सफलता की वजह से संयुक्त अरब अमारात अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए अमेरिका से हर मौसम में मारक क्षमता रखने वाले 50 F-35 युद्धक यान खरीद रहा है। इसराइल के साथ संबंधों का सामान्य किया जाना भी उस समझौते से जोड़ा जा रहा है, जो 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है और राष्ट्रपति ट्रंप के श्री बाइडेन से हारने के कुछ दिन बाद ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बिक्री की अनुमति दी थी। इसराइल और अमारात के संबंध सामान्य होने से भारत को भी ये अवसर मिल जाता है कि ये तकनीकी साझेदारी के माध्यम से दोनों देशों के साथ अपनी सक्रियता को बढ़ावा दे। जब से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक साझेदारी के माध्यम से खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमारात भारतीय नीतियों के केंद्र में रहा है। डॉक्टर जयशंकर की संयुक्त अरब अमारात की यात्रा भारत द्वारा खाड़ी नीति में इसे दिए जाने वाले महत्व को उजागर करती है और साथ ही जनवरी 2021 में जब श्री बाइडेन वॉशिंगटन में प्रशासन संभालेंगे, उस समय के लिए नीतियों में सामंजस्य लाने का एक प्रयास भी दिखाती हैं। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।